आपने तो बहुत सारे रिसर्च वर्क किए हैं, बहुत सारे शोध किए हैं, बहुत सारे बुक्स लिखे हैं, तो कुछ खास सेलेक्टेड बुक्स आपके हैं मतलब जो आपने लिखे हैं वो उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। एक बुक हमने लिखी है जो टेक्स्ट बुक है सोशियोलॉजिकल थिंकर्स पर, वो थॉट की बुक है, टेक्स्ट बुक के रूप में है, बाकी रेफरेंस बुक में है सारे वो। आप तो माशाल्लाह मतलब बड़े शुरू से बहुत मेरिटोरियस हैं और माशाल्लाह बड़े हैंडसम भी हैं, दिखने में बड़े स्मार्ट हैं। तो जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे शो पॉडकास्ट विद डॉक्टर चारिमा में। दोस्तों, शिक्षक और छात्र का एक अद्भुत रिश्ता होता है। ये शिक्षक ही होते हैं जो हमारे जीवन को एक नया रूप, एक नई दिशा देते हैं। ये हमारे प्रेरणा स्रोत होते हैं। स्कूल से लेके कॉलेज तक हम इनके ही साए में रहकर अपना जीवन संवारते हैं और हम गयावासी बहुत ही भाग्यशाली हैं कि यहाँ दो यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक मगध यूनिवर्सिटी और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी। और जो मेहमान हमारे बीच आज आने वाले हैं वे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं और हमारे बड़े प्रिय मित्र भी हैं। इन्होंने सुलभ शौचालय के संस्थापक श्री विंदेश्वर पाठक जी के साथ मिलकर हेल्थ और सैनिटेशन पे काफ़ी शोध किया है। डॉक्टर अमरनाथ झा जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे और जिनके नेतृत्व में नेशनल डिफेंस एकेडमी की स्थापना हुई, उनकी जीवनी इन्होंने मैथिली में अनुवादित की। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान प्रोफेसर अनिल सिंह झा का हमारे शो में। आपका बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी हमारे शो में। तो फाइनली आप हमारे शो में आ ही गए, कब से आपका हम इंतजार कर रहे थे। आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ आके? जी धन्यवाद सबसे पहले आपको कि आपने हमें इस पॉडकास्ट में मौका दिया। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, क्योंकि नॉर्मली माना जाता है आप एक प्रतिष्ठित डेंटिस्ट हैं कि चेहरे पर मुस्कान तो आना चाहिए, हाँ दिखनी चाहिए, लेकिन समाज में भी मुस्कान आए, समाज में भी खुशहाली रहे, परिवार भी खुशहाल रहे। इसके लिए जो आप काम कर रहे हैं इसके लिए आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपके WHO ने भी आपके फील्ड के लिए कहा है कि फिजिकल के साथ मेंटल और सोशल वेलबींग की बात आपका WHO भी करता है। आपका जो मेडिकल फील्ड है उसको आप अक्षर से चरितार्थ कर रही हैं। डेंटिस्ट होने के साथ ही आप चाहते हैं कि समाज में भी खुशहाली रहे, क्योंकि दृष्टि किसी का दोषित रहता है तो आसान होता है कि आके डॉक्टर के पास जाएगा और ठीक करा लेगा तो दृष्टि तो ठीक हो जाएगा, लेकिन दृष्टिकोण को बदलना सामान्य रूप से इतना आसान नहीं होता है। तो आप जो ये काम कर रही हैं, समाज में खुशहाल माहौल रहे, समाज का दृष्टिकोण बदले, लोगों का आप अलग अलग फील्ड से लोगों को लाती हैं, बुलाती हैं, इसके लिए आप धन्यवाद की पात्र हैं। और मुझे भी आपने इसके लिए आज मौका दिया है, तो इसके लिए आपको इसके लिए विशेष धन्यवाद। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे लिए इतनी अच्छी बातें कही। तो जैसा हमारे ये शो का नियम है, सबसे पहले आपसे अनुरोध करूंगी कि पहले अपने बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताते, आप कहाँ से हैं, आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से की है, आपकी फैमिली में कौन कौन है? जी, मेरा घर तो दरभंगा पड़ता है, मनीगाछी ब्लॉक में चनोट ड्योढ़ी है, वहाँ मेरा घर हुआ। तो ग्रेजुएशन लेवल तक तो हमने अपने गांव से ही पढ़ा है। सरसपाही कॉलेज है जहाँ की जिस गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति में गंगानाथ झा, अमरनाथ झा आते हैं, तो वहां से हमने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद हम JNU चले गए। JNU दिल्ली जवाहरलाल यूनिवर्सिटी MA MPhil PhD हमने वहीं से किया था। तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा शिफ्ट था, क्योंकि हमने गांव से पढ़ा था उस जमाने में, और इतनी ज्यादा मीडिया IT वाईटी था भी, लोगों को पता भी नहीं होता था क्या करना है। तो उसके बाद हमने MA MPhil PhD वहाँ किया। उसके बारे में हम अपना एक दृष्टांत आपको देते हैं कि जो खुद का अनुभव है हम अपने स्टूडेंट से भी शेयर करते हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए कि देखो कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। जब रिजल्ट निकला था, हम तो बिहार के गांव से गए हुए थे। JNU जब गए थे, एप्लीकेशन फॉर्म लेने भी गए, अलग ही माहौल था, लगा कहाँ से कहाँ पहुंच गए, ये कहाँ आ गए था। हिंदी मीडियम से हम स्टूडेंट थे, वहाँ से फिर पूरा इंग्लिश मीडियम, तो अलग ही माहौल था। तो जिस दिन रिजल्ट निकला, तो आज की तरह मोबाइल या इंटरनेट पर रिजल्ट तो निकलता नहीं था, न्यूज़पेपर में निकलता था 2 दिन बाद, और चाहे वहाँ एडमिन ब्लॉक पर चिपका पेस्ट कर दिया जाता था रिजल्ट को। तो रिजल्ट जो मैंने देखना शुरू किया, तो मुझे याद है जनरल कैटेगरी में 54 का सिलेक्शन हुआ था, 54 बच्चों का। तो मैंने ऊपर से देखना नहीं शुरू किया, मैं उसको इस तरह से 54, 53, 52 इस तरह से मैंने देखना शुरू किया। जब 30 आ गया तब मैं सोचा अब तो हुआ नहीं होगा, तो मैं स्पीड अपना बढ़ा लिया कि अब तो चलो फॉर्मेलिटी के लिए रिजल्ट देख लेते हैं।
मैं देखता गया 15 क्रॉस किया और बढ़ गई, तो मेरा 13वां रैंक था। वाह। तो तब मैं खुश हुआ ऑब्वियसली कि मैं गांव से गया था और जेएनयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में एमए में एडमिशन हो गया। तो और उसका भी फिर उसका उसी दिन दूसरी सूचना भी देखी। उस जमाने में मोबाइल फोन तो हुआ नहीं करता था, नहीं। जो अपने पेरेंट्स को फोन करते कि मुझे हो गया आज की तरह, तो हम पीसी हो गए और घर पर फोन किए। पहले लैंडलाइन का जमाना था, तो उस साइड से हमने फोन किया कि मुझे जेएनयू में एडमिशन हो गया। उसी समय 1-2 दिन पहले खबर आई थी कि मैंने ग्रेजुएशन में मिथिला यूनिवर्सिटी से मैं टॉपर था अपने बैच का। तो इधर से मुझे खबर मिली कि आप ऑनर्स में टॉप किए हैं। तो वो एक जो खास दिन था, 5 जुलाई का डेट था, वो अभी भी याद है, अभी भी याद है वो। तो वहां से फिर हमने ग्रेजुएशन में एमफिल पीएचडी किया पढ़ाई के बाद। उसके बाद तो फिर और परिवार में कौन कौन है आपके? मेरे माँ हैं अभी, और मेरी वाइफ है, और 2 बेटी है। और बड़ी बेटी जो है, जो पैदा भी हुई थी जेएनयू में ही, मेरिट हॉस्टल में। अच्छा। और उसके बाद वो अभी जेएनयू से एमएससी की हुई है मैथमेटिक्स में, और उसको टीचिंग प्रोफेशन में ही लाइफ इज अ फुल सर्कल। तो उसको टीचिंग प्रोफेशन में ही जाना है, बड़ी बेटी को, अंतरा को। और छोटी बेटी है अनुजा, वो लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन एलएसआर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, वहां से वो ग्रेजुएशन कर रही है। तो जैसे हमारे जमाने में एक गाना था बड़ा फेमस, मुंबई से गई दिल्ली, दिल्ली से गई पटना। आपका भी सफर कुछ वैसा ही है, तो अपने सफर के बारे में थोड़ा सा बताइए। कहाँ कहाँ आप रहे, किन किन पदों पर कार्यरत थे? जैसे मैंने बताया, मैं ग्रेजुएशन करने के बाद एमए गया अपने पढ़ाई के लिए। उसके बाद एमए फिर पीएचडी तो जेएनयू से हमने कर लिया जी। उसके बाद दिल्ली में हम थे, तो दिल्ली में एमए फिर पीएचडी जेएनयू से किए। उसके अलावा 2 साल हम एम्स हॉस्पिटल में भी थे, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट, काउंसलिंग का काम करते थे। डी एडिक्शन सेंटर उसका गाजियाबाद में सेंटर है, तो काउंसलिंग करते थे हम लोगों को उसके लिए। और मेरी जो फर्स्ट बुक है वो ऑथर के रूप में काउंसलिंग पर एम्स हॉस्पिटल से ही पब्लिश हुई उस जमाने में। उसके बाद मैं एनसीईआरटी में भी था, प्रोजेक्ट फेलो पढ़ाई क्रम साथ से जो करते रहते। उसके बाद फिर मैं जयपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च है, वहाँ मैंने कुछ रिसर्च किया। फिर राजस्थान में है मोदी यूनिवर्सिटी लक्ष्मणगढ़ में, जो काफी प्रसिद्ध है ये, क्योंकि ये विमेन एक्सक्लूसिवली विमेन के लिए यूनिवर्सिटी है ये। तो वहाँ मैं 10 साल काम किया हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में। फिर 2015 में मैं गया आ गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, वहाँ मैं एसोसिएट प्रोफेसर के ज्वाइन किया। उसके बाद फिर मैं 2020 से यहीं पर मैं प्रोफेसर हूँ। और फिर 19 से 23 तक 5 साल फिर मैं यहाँ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मैंने अपना योगदान दिया, और अभी मैं प्रोफेसर के रूप में वही काम कर रहा हूँ। तो आप तो काफी जगह रहे हैं, बिहार की राजधानी में भी रहे हैं, देश की राजधानी में रहे हैं, तो ऑनेस्टली बताइएगा कि मतलब सबसे अच्छी जगह आपको कहाँ लगी और लगती है, मतलब ऑनेस्ट ये। इसमें यह है कि देखिए अपने जगह का, इसमें कि ये भी होता है कि रिपे हमें करना चाहिए। जैसे हमने बताया कि 20 साल के बाद हम फिर लौट के बिहार आए हैं, तो ये नहीं कि अपने जगह से, जहाँ से आपने किया है, जहाँ से आपने कुछ लिया है, और दूसरी बात की उस जगह की विशेषता को तो आप ही बता सकते हैं ना, क्या है ये, ठीक है। तो जैसा बिहार के मिथिला एरिया से आते हैं, यही के लोग बाहर जाके अपना नाम करते हैं, क्योंकि ये काफी एकेडमिकली काफी फर्टाइल एरिया माना गया है मिथिला के क्षेत्र से जहाँ से आते हैं। तो यहीं के लोग बाहर जाते हैं, बाहर करते हैं, फिर यहाँ जो हम लौट के आए हैं, तो इसीलिए ये एरिया इसलिए है कि जैसे हम इस पर, जैसे अभी अपना मेरा रिसर्च वर्क भी चल रहा है कई, इसीलिए हम इस एरिया के बारे में, चाहे जो मेरी स्पेशलाइजेशन है, कर रहा हूँ। क्योंकि हम अपने एरिया के बारे में हम नहीं बताएंगे, दूसरा आके तो नहीं हमारे बात, जो कि एक एजुकेशन सिस्टम में ही रहा है कि वेस्टर्न जो स्कॉलर्स के रहे हैं थॉट वो इन्फ्लुएंशियल रहे हैं। तो हम अगर अपनी चीज को हाईलाइट नहीं करेंगे, हम अपनी चीज को दूसरों को नहीं बताएंगे, तो हम अपने बारे में खुद नहीं बताएंगे, दूसरा कौन हमारे बारे में बताएगा। इसीलिए हमें अपने जज को बताना चाहिए, और रियलिटी भी यही है कि हमें इसको नहीं भूलना, क्योंकि इसी ने हमें इतना बड़ा किया है, इसी का कंट्रीब्यूशन है, इसी सोसाइटी से आप सीखते हैं, तो आपको उसका तो मेंटेन करना ही है। बेसिकली आप मिथिला को बहुत पसंद करते हैं, जो हमारी मातृभूमि है, और मैं भी वहीं से बिलोंग करती हूँ। मदर टंग इसलिए सीखना चाहिए कि हम अपने, आजकल लोग फॉरेन लैंग्वेज सीख लेते हैं, बाकी इंग्लिश हिंदी सब सीख लेते हैं। अगर आप अपने मदर टंग को नहीं बोलिएगा तो दूसरा कौन बोलेगा। और ऐसा आइदर और वाली बात होती नहीं है लैंग्वेज में, कि अगर आप ये बोलते हैं तो आपको वो सीखना छोड़ना ही पड़ेगा। आप दोनों भाषा को लेकर चल सकते हैं। तो इसलिए अपने मदरलैंड को कहा ही गया है, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी।
ही ऐसी। वाह। तो जन्मभूमि जो है ये तो है ही, होना ही चाहिए प्यारा से। तो जैसे आप ओरिजिनली दरभंगा को बिलोंग करते हैं और आप जेएनयू गए पढ़ने के लिए, मतलब पहले तो आपने मिथिला यूनिवर्सिटी से किया, तो ये क्या जेएनयू आपका शुरू से सपना था या ये सडन मतलब देखा देखी लोगों को देख के किसी ने बोला कि चलो अप्लाई कर दो, तो मतलब उस तरह से? जेएनयू का इसलिए सोचा था कि आज भी है वैसे उस जमाने में भी जेएनयू का, क्योंकि हमें जाना था टीचिंग प्रोफेशन में ही और सोशियोलॉजी में ही मुझे करना था, शुरू से था। जैन लोग सोचते भी चौंकते भी थे कि ऐसा क्यों करना है, क्योंकि तो मुझे उस फील्ड में आज के डेट में भी सोशल साइंस में जो जेएनयू का एक अपना महत्व है जेएनयू से करना, और था कि जो मैं शुरू से रहा है कि जहाँ मैं दे सकूं अपना 100% दूं। होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है, तो हमें अपने 100% देना है। तो ये हमने कोशिश भी किया था। और जब जेएनयू जाने के बाद भी तो जेएनयू से एक चीज जुड़ी हुई है कि जैसे लोग जो जेएनयू जाते हैं सब समझते हैं कि ये यूपीएससी करेगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा। तो वही मेरा अगला सवाल भी था कि मतलब ऐसा तो नहीं कि वो एक तीर दो निशाना था, क्योंकि जनरली जेएनयू लोग जाते हैं तो एक पहला यही होता है कि यूपीएससी क्लियर करना है, और नहीं कुछ तो फिर प्रोफेसर तो बन ही जाएंगे। तो ऐसा मेरा कभी नहीं था, क्योंकि जेएनयू बिल्कुल ठीक है, आपने यूपीएससी लोग करते ही है, जेएनयू जाते हैं तो वहाँ पे बैठा है जेएनयू यूपीएससी याद है। और नहीं तो फिर और उस समय दो ऑप्शन, ये लोग ये नहीं पूछता था कि आपके पास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सवाल ही नहीं होता था फ्रेंड सर्किल में आपने दूसरा ऑप्शन क्या लिया है। मतलब तो ऑब्वियस है कि पहला ऑप्शन तो आपने अपना सब्जेक्ट लिया होगा, जिस सब्जेक्ट से आप जेएनयू में एमए कर रहे हैं, दूसरा आपने क्या लिया है। लेकिन मेरा कभी उस फील्ड में नहीं जाना था। मैं मजाक में लोगों को बोलता था कि मुझे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का पोस्ट ऑफर हो और लेक्चरर का पोस्ट ऑफर हो तो मैं लेक्चरर ही बनूंगा। तो मुझे शुरू से था कि मैं टीचिंग प्रोफेशन में ही जाऊं, तो इसीलिए मैं था जेएनयू में, लेकिन मैं शुरू से ही रहा कि मुझे टीचिंग प्रोफेशन में ही जाना। तो टीचिंग प्रोफेशन मतलब इट्स अ वेरी नोबल प्रोफेशन, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मतलब आपकी इच्छा भी थी तो, और दूसरा जो है आज का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पहले का ये टीचिंग प्रोफेशन नोबल प्रोफेशन अभी भी है, भले ही लोग इसके बारे में कुछ, देखिए परिवर्तन तो प्रकृति का शाश्वत नियम है, तो परिवर्तन हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद हमें इसके अच्छाई पक्ष को देखना चाहिए कि अभी भी यही एक माध्यम है, शिक्षा ही ऐसा माध्यम है जिससे आप कुछ सुधार सकते हैं। अंतर इतना है कि हमें अपने जो पर्सनैलिटी है उसमें भी उसको लाना होगा। ये हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि हम तो बड़ी बड़ी चीजें बोलें लेकिन दूसरा करे, हमारा स्टूडेंट करे, हम खुद ना करें, ये नहीं हो सकता है। क्योंकि हमें अगर पर्सनैलिटी में उसको हम अपने में नहीं लाते हैं तो बच्चा देख के ही सीखता है। कहा ही गया है एक्शंस हैव ए हैबिट ऑफ स्पीकिंग लाउडर देन वर्ड्स, कहा ही गया है। तो जो आप एक्शन रहेगा, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं पंक्चुअलिटी का, मैं 20-25 साल से टीचिंग में हूँ। पंक्चुअलिटी का मेरा रूल है कि कहावत है बच्चों में कि झांसर का 10 बजे ही बजता है। तो मैं जैसे पीजी के बच्चे जैसे 2 साल के लिए आते हैं तो मैं फर्स्ट सेमेस्टर में इनको चैलेंज देता हूँ आई कांट बी लेट। तो आई कांट बी लेट ये मेरा 20-25 साल से अभी तक ये रिकॉर्ड टूट नहीं पाया है। मैं समझता हूँ कि मैं अगर 1 मिनट पहले पहुंच जाऊं तो बच्चे कैसे सीखेंगे? तो पहले तो मुझे खुद उसके लिए पहुंचना पड़ता है, और इसके माध्यम से उनको सीख दे रहे हैं कि पंक्चुअल तुम बनो, इसमें नुकसान कुछ नहीं होगा आपको, और एक आप कर लेंगे तो आपका प्रोफेशनल लाइफ होगा, पर्सनल लाइफ होगा, फायदा ही होगा आपको। तो टीचिंग लाइन में सबसे बड़ी ये खासियत है कि हमें वो करना चाहिए जिससे हम बच्चे को करें। दूसरा इसमें ये होता है कि हम बच्चों को बोलते रहते हैं ऐसा करो वैसा करो, लेकिन अगर हम खुद कर नहीं पाते हैं तो वो सीखेंगे नहीं। और हमको कुछ कहेंगे नहीं और करके दिखाएंगे तो उनको भी लगता है कि अगर ये भी कर रहे हैं तो हम भी करें। उसके साथ ही जो आज का जमाना बदल गया है, बच्चों को बीच बीच में टीचर्स को मोटिवेट भी करना चाहिए। हम उनके बुराइयों को खोजते रहते हैं कि तुमने ये गलती की वो गलती की, उसको हमें ये भी सिखाते रहना चाहिए कि तुम ऐसा कर सकते हो वैसा कर सकते हो। क्योंकि आजकल बाहर की दुनिया में एक, यहाँ हम आपको ये याद आ रहा है, रामायण में एक संदर्भ है जामवंत जी का। जी, हनुमान जी बहुत ही बलशाली थे, सर्वगुण संपन्न थे हनुमान जी, लेकिन उनको भी जामवंत जी ने जब समझाया, उनको रिकॉल करवाया, उनको मोटिवेट किया, तभी हनुमान जी रूप में आ पाए। हाँ। तो हमें ये समझना चाहिए कि आज के डेट में जामवंत जी सबको नहीं मिल पाते हैं। नहीं। तो आपको अपना जामवंत खुद बनना चाहिए। ये सबके लिए, चाहे आप टीचिंग प्रोफेशन में हो चाहे स्टूडेंट हो, आपको अपना जामवंत खुद बनना चाहिए, आपको समझना चाहिए। हाँ, इसमें कंडीशंस अप्लाई है कि एक्सेसिव ना हो,
क्योंकि एक्सेसिव अगर हो जाएगा तो एक्सेसिव अगर हम समझ लेंगे इस चीज को कि हम एक्सेसिव कॉन्फिडेंट हो गए तब जी, वो जी। इंजूरियस टू मेंटल हेल्थ बन जाएगा। लेकिन हमें ये समझना जरूर चाहिए, हम ये उम्मीद न करें कि कोई आके हमें बताएगा, तो हमें खुद अपना जामत बनना चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, यस आई कैन डू इट। ये हमें समझना चाहिए और इसी तरह बच्चों को भी हमें मोटिवेट करना चाहिए। जब हमें मौका मिले तभी वो बच्चे आगे बढ़ पाएंगे, जिससे हमारा जो पुराना जो कहा जाता है टीचिंग प्रोफेशन में, हम ओवरऑल पर्सनैलिटी पर हमें ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि हमने सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट उसको पढ़ा दिया, वो समझ गया। उसका जो व्यक्तित्व निर्माण होता है, जो व्यक्तित्व निर्माण होगा तभी तो राष्ट्र निर्माण के बारे में हम सोच सकते हैं, तभी तो विकसित भारत के बारे में सोच सकते हैं। तो व्यक्तित्व निर्माण में भी एक गुरु की अहम भूमिका होती है, उसको भी हम करें। और व्यक्तित्व निर्माण अगर हमारा खुद व्यक्तित्व ऐसा होगा तभी हम दूसरे को सिखा सकते हैं। तो ये भी हमें ध्यान देना चाहिए कि व्यक्तित्व का हम निर्माण कर रहे हैं, सिर्फ हम उसको इंजेक्ट नहीं कर रहे हैं, नॉलेज हम उसको इंजेक्ट नहीं कर रहे हैं, व्यक्तित्व निर्माण कर रहे हैं। उसमें हम ऐसा क्रिएट करें जिससे उसमें पूछने की इच्छा जागृत हो, उसमें खुद वो जिज्ञासा बनी रहे, वो सीखे, जिससे वो आगे उसमें वो कॉन्फिडेंस लाए कि मतलब कई बार ना बच्चे पूछ नहीं पाते। जी जी जी। तो वो उनको मतलब मोटिवेट करना होता है कि आप नहीं समझ आ रहा, आप पूछिए। बिल्कुल, तो वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप भी बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल वही, तभी तो वो उसको हम माहौल ऐसा बनाएंगे, कंड्यूसिव एकेडमिक एनवायरनमेंट रहेगा जिससे वो डरेगा नहीं। तब ना दो चार बार पूछ लेगा तो उसमें वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम पूछ सकते हैं। फिर उसको उस लेवल पर लाके, क्योंकि हर बच्चे का अलग अलग लेवल होता है, उसको हम ये सामान्य रूप से देख नहीं सकते हैं, उसको उस रूप में जाके तभी हम उसको समझा सकते हैं। तो उसको अपनापन लगेगा, फिर वो धीरे धीरे जाके वो पूछने की आदत उसकी बन जाए। हाँ, कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हर बच्चे का अलग अलग लेवल है। क्योंकि कई बार ना स्टूडेंट्स ना पेरेंट्स एक्सेप्ट कर पाते हैं और ना टीचर्स एक्सेप्ट कर पाते हैं। वो सोचते हैं कि वो मतलब हर बच्चे को एक ये में तो तराजू में तोड़ने लगते हैं, जिसको कि आपको करना, बैलेंस करना पड़ेगा। और इसीलिए आपका जो इसके जुड़ा हुआ सवाल था एनईपी के बारे में, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अभी है लेटेस्ट, जो 2020 की है, जो पहला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी था वो 1968 में आया था, 68 में, फिर दूसरा आया था 86 में। लेकिन तीसरा जो 20 आया उसमें इस चीज को भी देखने की कोशिश की गई है कि जैसे हमने जो अभी कहा कि लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर एक माना जाता है सीखने में, जैसे हिंदी, अंग्रेजी या और जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, इसको भी एक टीचर के रूप में भी हमें ये देखना चाहिए कि वो बच्चा किस बैकग्राउंड से है। हम लोग खुद हिंदी मीडियम से गए हुए थे, तो हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं कि हम तो खुद हिंदी मीडियम से गए थे, जेएनयू, तुम भी आए हो, तो कोई पाप नहीं है किसी का लैंग्वेज का, उस लैंग्वेज से आया है। हमें कोशिश करना चाहिए, लैंग्वेज कोई भी हो लेकिन हमें उस पर पकड़ होनी चाहिए, सब्जेक्ट पर पकड़ होनी चाहिए। दूसरा, इसमें पॉलिटिक्स नहीं है, जिस लैंग्वेज में हम पकड़ कर सकते हैं और अपनी अगर हम कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा के दूसरा लैंग्वेज भी सीख रहे हैं जिसकी मार्केट में डिमांड है, तो इसमें कोई बुराई भी नहीं, क्योंकि हम उसमें कम्पीट कर सकते हैं। और इस चीज पर भी फोकस दिया गया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, लैंग्वेज पर भी फोकस दिया गया है। उसके अलावा लोकल चीज को कैसे हाईलाइट किया जाए, इस चीज को भी हाईलाइट, क्योंकि हम बाहर की दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और अपनी चीज से हम अवगत नहीं हो पाते हैं। तो अपने चीज को भी जानना चाहिए, अपने लोकल कल्चर को भी जानना चाहिए, लोकल फेस्टिवल को भी जानना चाहिए, लोकल कल्चर को भी जानना चाहिए। इस चीज पर भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने काफी हाईलाइट किया है। आप तो माशाल्लाह मतलब बड़े शुरू से बहुत मेरिटोरियस हैं और माशाल्लाह बड़े हैंडसम भी हैं, देखने में बड़े स्मार्ट हैं। तो लड़कियां तो बहुत आगे पीछे आती होंगी मतलब नोट्स के लिए। अब देखिए ये तो चलता रहता है, ऐसे कुछ खास तो रहती नहीं है। हमने सुना है कि आपके स्टूडेंट्स भी बहुत लड़कियां हैं। वो तो रहती ही हैं, लेकिन वो वही है, जब स्टूडेंट लाइफ होता है तो अलग एक लाइफ होता है, जब टीचिंग लाइफ में हम आ जाते हैं तो एक अलग हमारा प्रोफेशन होता है। तो चलता है और एक मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि हमें कंपार्टमेंटलाइज करके चलना पड़ता है कि कभी हम स्टूडेंट लाइफ में है, कभी हम टीचर के लाइफ में है, कभी हम कौन कौन सा रोल, हम स्टेटस रोल हम लोग सोशियोलॉजी में सिखाते हैं बच्चों को। तो अभी किस स्टेटस में है और किस रोल में है, इसमें सामंजस्य बिठाना भी एक मेन का पर्पस होता है। आपका जो बेसिक सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, तो इसमें बेसिकली आप लोग क्या क्या पढ़ाते हैं, क्या क्या टॉपिक्स मतलब कवर करते हैं, ये थोड़ा सा बताएंगे। सोशियोलॉजी, जिसको समाज शास्त्र कहा जाता है, इसमें समाज के बारे में हम अध्ययन करते हैं। समाज के बारे में क्या परिवार, क्या नातेदारी, रिलेटिव्स जो होते हैं, किनशिप जो होते हैं, मैरिज क्या है, रिचुअल्स क्या है, कल्चर क्या है, क्या ग्रुप है, कैसे हम सीखते हैं, समाजीकरण क्या है,
इस सब के बारे में साइंटिफिकली हम स्टडी करते हैं। अब नॉर्मली मान लिया जाता है कि परिवार का ही अध्ययन करना है, समाज का ही अध्ययन करना है, तो इसमें कहाँ से साइंटिफिक आ पाएगा। तो जैसा कि पता है जब स्टडी करते हैं तो साइंटिफिकली अगर हम नहीं करेंगे, ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन नहीं करेंगे, यहाँ इस सब के लिए कई थ्योरीज दिए गए हैं कि जब आप किसी समाज का करते हैं तो उसमें जेंडर न्यूट्रलिटी रहे, ऑब्जेक्टिविटी रहे, किसी खास कास्ट को हाईलाइट ना किया जाए। आप कास्ट के बारे में पढ़ाइए, रिलीजन के बारे में पढ़ाइए, लेकिन उसको न्यूट्रल होके वो पढ़ता है जिससे समझ पाए। इससे क्या होता है, अभी जो आप देख रहे हैं आज की डेट में बहुत ज्यादा जरूरत हो गई है कि लोग समाज से दूर होता जा रहा है, परिवार से दूर होता जा रहा है। इसके बारे में उसको सिखाया जाता है सामाजिकरण की क्या भूमिका होती है। हम जो कर रहे हैं वही हमारे बच्चे सीख रहे हैं। आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में आप जो कर रहे हैं वही आपके स्टूडेंट्स सीखते हैं, घर में सीखते हैं, ऑफिस में जो बॉस करते हैं वही इसके सबऑर्डिनेट सीखते हैं। तो इस तरह से सामाजिकरण यहाँ से वहां तक चलता है। उसी तरह कैसे हम परिवार के बारे में चलें और कुछ ऐसी चीज भी करते हैं, जैसे देखिएगा एजिंग हुआ, मान लीजिए आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं, ओल्ड एज का खूब कॉमन फैशन में चल रहा है। ओल्ड एज बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लोग ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, इस पर काफी स्टडी भी हो गई है। ओल्ड एज का जो एजिंग का है इशू है, कई ओल्ड एज होम भी खुल रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही हमें ये भी देखना चाहिए, ओल्ड एज का प्रॉब्लम है, लोग ओल्ड एज होम में रह रहे हैं, लेकिन इसके साथ भारतीय समाज में कुछ कैसी जो अंतर्निहित विशेषताएं भी हैं, तो बहुत हर जगह अभी भी माता पिता को लोग अपने उस ओल्ड एज होम में नहीं रखते हैं। तो इस पर भी हमें काम करना चाहिए, जबकि इस पर हमारे कई स्टूडेंट्स भी पीएचडी कर चुके हैं। इस पर आर्टिकल और बुक्स बहुत कम लिखे हैं, क्योंकि ये भी वेस्टर्न स्कॉलर्स के जो थॉट्स हैं उसको हम लेते चलते हैं। समस्या, मैं रिपीट करता हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ओल्ड एज की समस्या नहीं है, लेकिन जो खासियत भी है, कई लोग चूंकि पारिवारिक व्यवस्था जो अपने यहाँ इतनी मजबूत है कि माता पिता को लोग साथ में रखते हैं, ज्यादातर वही है कि सब मकसद के माता पिता साथ में रहते हैं, लेकिन हाईलाइट वही जो कुछ माइनॉरिटीज सिचुएशंस हैं उनको किया जाता है। हमें इस पर भी देखना चाहिए, कुछ न कुछ तो विशेषता होगी हमारे भारतीय समाज में जो माता पिता को लोग रख रहे हैं, इस पर भी अध्ययन किया जाना चाहिए। तो इस पर अध्ययन भी हमें करना चाहिए। तो समाजशास्त्र में समाज के विभिन्न पहलुओं पर इस तरह से अध्ययन किए जाते हैं। इसके लिए कई थ्योरीज भी हैं, कई रिसर्च के तरीके होते हैं, उसके लिए वो ट्रेन होते हैं। अलग अलग समाज और समुदाय के लोगों का कैसे रहते हैं, कैसे करते हैं, कैसे कल्चर को मेंटेन करते हैं, इस सब के बारे में सिखाया जाता है, जिससे सामाजिक जीवन उनका ठीक हो पाए, वो समझ पाए। तो आपने जैसे जेंडर इक्वालिटी पे भी काफी काम किया, काफी रिसर्च वर्क किया है, तो आपको क्या लगता है कि इससे मतलब कुछ सुधार आएगा या कुछ और जरूरत है? देखिए, सुधार तो हुआ है, हमें ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए, लेकिन इसमें समस्या अंतर्निहित बहुत ज्यादा अभी भी है कि जेंडर इक्वलिटी में क्या है। एक तो जो आज के डेट में काफी पुराना हो गया, फीमेल फेटिसाइड की जो ट्रेंड चल रही है, ये बहुत एक भयानक रूप लेता जा रहा है, क्योंकि जैसे देखिए अभी तो आपको क्या लगता है कि अभी भी फीमेल फेटिसाइड का केसेस चल रहे हैं? जी, चल ही नहीं है, बहुत ज्यादा दबाया जा रहा है, बहुत ज्यादा चल रहा है। और इसका इसमें काफी एक्शन ले आपके साथ हम कोई सर्वे नहीं, सेंसस ऑफ इंडिया जो है तो अभी हाल में हो नहीं पाया है किसी कारण से, तो लास्ट जो है 2011 का ही है सेंसस। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो बताता है, फीमेल फेटिसाइड के बारे में हमें डेमोग्राफिकली पता चलता है, उसको टेक्निकल टर्म बोलते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो। चाइल्ड सेक्स रेशियो मतलब 0 से 6 साल का जो बच्चा होता है, तो 0 से 6 साल के पुरुष बच्चे की तुलना में महिला बच्चा कितनी होती है, इसके हम स्टडी किया जाता है, तो चाइल्ड सेक्स रेशियो बोलते हैं। अभी भी मतलब 11 ईस्वी में लेटेस्ट डेटा वही है, 11 ईस्वी में सिर्फ 919 लड़की बच्ची है 1000 लड़का बच्चा की तुलना में। और इसका दुर्भाग्य दूसरा पहलू देखिए कि 2011 में ये 919 था, 1991 में 900 था, उससे पहले 81 में 900 था, उससे पहले ये 945 से पहले 62 था, तो 962, 945, 927, 919 पर आ चुका है। तो ये बहुत स्पीड से डिग्रेड करता चल रहा है चाइल्ड सेक्स रेशियो, ये अच्छी संकेत नहीं है। और इसमें एक खास जो बात है, इसमें भी नॉर्मली हम लोग क्या हैबिचुएटेड हैं, जो गरीबों को, गांव वाले को, अनपढ़ को हर चीज के लिए ब्लेम करते हैं कि वही कर रहा है, उसी कारण सब कुछ हो रहा है। लेकिन इसमें अपोजिट ट्रेंड है कि शहर वाले,
पढ़े लिखे और जो अमीर हैं वो फीमेल फेटिसाइड ज्यादा कर रहे हैं। और इसका भी ये सेंसस ही डेटा दे रहा है कि अर्बन एरिया में चाइल्ड सेक्स रेशियो किसी ज्यादा खराब है। मतलब शहर में जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, जानकार लोग होते हैं, वो ये ज्यादा कर रहे हैं। इसमें भी एक तो चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे फीमेल फेटिसाइड हो, जो समस्या होती है, इसमें भी हमें देखने की ये जरूरत है कि हम खुद कितना कर पाते हैं। इसमें भी ऐसा नहीं किसी को पता नहीं है कि हमें नहीं पता कि ये अगर हम कर रहे हैं अपने बेटी के साथ गड़बड़ तो हम गड़बड़ कर रहे हैं। यहाँ हम एक महाभारत का एक संदर्भ मुझे याद आ रहा है। श्री कृष्ण पूछते हैं दुर्योधन से, तुम तो इतने बड़े कुलशील के हो, इतने बड़ा आपका फैमिली बैकग्राउंड रहा है, राजा के पुत्र हैं, तो आपका जो मानसिकता है, आपकी जो मानसिकता है, आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो दुर्योधन ने जो अपनी विडंबना बताई थी, व्यथा बताई थी कि जानामि धर्म न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्म न च मे निवृत्ति। मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, लेकिन मैं उससे अपने आप को जोड़ नहीं पाता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि अधर्म क्या है, लेकिन मैं उससे अपने आप नहीं पाता हूँ। तो ये जो दुविधा दुर्योधन की थी, यही दुविधा शायद भारतीय समाज में है। ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं है कि हम बेटी की उपेक्षा करेंगे तो क्या दुष्परिणाम होंगे, और बेटा को ही सिर्फ हम वैल्यू देंगे तो उसके क्या दुष्परिणाम होंगे, लेकिन उसको एक्शन में लोग हम ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि दूसरों को हम बताने जब लगते हैं जेंडर के बारे में तो अच्छा खासा उपदेश दे देते हैं, लेकिन घर में जब हम ये करते हैं तो हम नहीं कर पाते हैं। इसका आप एक नॉर्मल घरेलू एग्जांपल लीजिए। एक नॉर्मल फैमिली में अगर बच्चा कुछ मांगने जाता है या कुछ परमिशन लेने जाता है माँ के पास, तो मम्मी जनरली बोलती है ठीक है तुम कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पापा से पूछ लेना, या ऐसा मत करो पापा डांटेंगे, तुम्हें भी डांटेंगे हमें भी डांटेंगे। वो जो माँ है वो ये समझ नहीं पाती है कि मैं ये सुसाइडल स्टेप क्या कर रही हूँ, क्योंकि इससे अगर वो बेटी है तो वो सीख रही है कि मेरा यही फ्यूचर है, और बेटा है तो वो ये सीख रहा है कि कल का मैं बॉस हूँ। ये बहुत सिंपल सी चीज है, ये सोशलाइजेशन के पार्ट के रूप में हम कैसे, और ये लोग समझ नहीं, वो उस समय माँ समझ नहीं रही होती है कि हम ये क्या, यही हाल डोमेस्टिक वायलेंस का है। डोमेस्टिक वायलेंस में नॉर्मली भारतीय महिलाएं दबा लेती हैं, चुप रह जाती हैं, तो ये जिसको कहा जाता है कि साइलेंस प्रमोट्स वायलेंस। तो ये साइलेंस प्रमोट्स वायलेंस क्यों हो रहा है कि वो फिर बेटी अगर है घर में तो वो देख रही है कुछ भी हो तो हमें चुप रह जाना है, क्योंकि माँ से यही सीख रही है, वो बड़े विमेन से यही सीख रही है। तो बेटी छोटी ये सीख रही है कि साइलेंस करा के हमें डोमेस्टिक वायलेंस को दबा लेना है। बेटा अगर घर में है तो वो सीख रहा है कि कुछ भी हो आई एम द बॉस, कल का मैं ही बॉस हूँ। तो ये हमें ये भी देखना चाहिए कि घर का जो माहौल है उसका भी जेंडर पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इसमें जनरली होता है कि ब्लेम गेम होता है, हम बोलते हैं गवर्नमेंट कुछ कर ले, सरकार के अलावा कोई पैसा दे दे या ऐसा वैसा कर ले। हमें इसमें अपने लेवल पर ही हमें कुछ इसमें सुधार कर लेना होता है, हमें ब्लेम गेम से बचना चाहिए। जैसे लेवल से जब ये स्टार्ट होगा तो सरकार तो बाद में आएगी, हमें खुद करना है ये, क्योंकि जैसे मैंने एग्जांपल दिया परिवार में ही होता है ये, और हम ब्लेम गेम में उलझते रह जाते हैं। उर्दू के एक शायर ने कहा था कि एक खता हम जिंदगी भर करते रहे, धूल चेहरे पर थी आईना हम साफ करते रहे। यही हम करते चलते हैं कि हम ब्लेम के मुझे रहते हैं, मेरी नहीं गलती, मैं तो अपने बच्चों के साथ ठीक करता हूँ, दूसरा ये करे तुम क्यों नहीं करते हो। हम अपने को सुधारने की कोशिश नहीं करते हैं। तो जेंडर में हमें एक ये देखना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो समाज में क्या मैसेज आ रहा है, समाज में उससे क्या सीख जाएगी, दूसरे जो हमको देख रहे हैं घर में अगर बच्चे हैं उनको क्या मिल रहा है। तो अगर हम ओवरऑल करने की कोशिश करेंगे, जैसे जेंडर पर जब हम कोर्स भी सिखाते हैं बच्चों को, उनको बताते हैं कि इसको एक कोर्स ग्रेड के लिए मत पढ़ो, इसमें ऐसा करो कि सीखो, अपनी पर्सनैलिटी में इसको इम्बाइब कर पाओ तुम, क्योंकि कोर्स तो हो जाता है, ग्रेड तो मिल जाता है, कम ज्यादा उससे अंतर नहीं पड़ता है। अगर तुम पर्सनल लाइफ में जो तुम सीख रही हो एक सेमेस्टर में उसको अगर कर लेती हो तो दूसरा ना बदले, हम बदले अगर, तो हमारा परिवार तो बदल जाएगा, हमारा समाज तो बदल जाएगा। हम गलती ना करें, सिवाय इसके कि हम ये सोचते रहे कि अगर हमारे एक करने से थोड़ी कुछ होता है, तो ऐसा नहीं होता है। किसी ऐसे काम में जिसको बेबी स्टेप बोलते हैं, हमें शुरुआत अपने लेवल से ही करनी होती है, तब हम उम्मीद करें कि मैं अगर कर रहा हूँ दूसरा भी कर ही लेगा। इसके लिए हमें वेट नहीं करना चाहिए, सब जब करेगा तभी मैं करूंगा। तो ऐसे इशू में हमें इस पर ध्यान देना। तो जैसे आप लोग इसकी पढ़ाई तो करते हैं, ठीक है, तो ग्राउंड लेवल पे भी आप लोग कुछ अवेयरनेस का काम करते हैं या कुछ कॉन्फ्रेंसेस, मतलब कुछ
इस पे ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं या सिर्फ क्लास में लेक्चर से ही होता है? नहीं, ग्राउंड लेवल पर भी बाकी लोग भी करते हैं। मेरा तो एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है प्रोफेसर, बाकी लोग भी करते ही हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे जो रिसर्च होते हैं, पीएचडी के जो बच्चे करते हैं, वो अपना अलग अलग टॉपिक लेते हैं, देखते हैं कि जेंडर की क्या वास्तविकता है। या मैं आपको और एक एग्जांपल दूं, जैसे मैं जेंडर और सैनिटेशन जैसे मेरा स्पेशलाइजेशन है। हाल ही में हमने एक रिसर्च प्रोजेक्ट किया है जिसका इशू था कि ओपन डिफिकेशन से विमेन को क्या प्रॉब्लम होती है। तो जैसे हमने ग्राउंड रियलिटी किया, रिसर्च किया, उससे जो फाइंडिंग्स आई वो आगे भेजा गया, उसको वर्कशॉप के थ्रू डिसेमिनेट किया गया। इसी तरह से जो कोई आर्टिकल लिखता है या कोई रिसर्च कराता है, इससे पता चलता है। और इससे क्या होता है कि जब वो बड़े मंच पर जाता है तो इससे पॉलिसी मेकर्स को भी फायदा होता है। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हुआ या पहले जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था, इनके ये जो बनाते हैं इनके पास ये फीडबैक जाता है कि ये रियलिटी है, इसको हम देखने की कोशिश करें। क्योंकि ऊपर की चीज कुछ अलग होती है और जब आप रिसर्च करते हैं तब कुछ अलग चीज होती है। और उसको में अगर आप थ्योरेटिकल इनपुट्स डाल देते हैं, जैसे का सोशियोलॉजी है, जो जिसके जो सब्जेक्ट होते हैं, तो वो उसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को ग्राउंड रियलिटी को जब वो मिला देता है तब वो कुछ इस तरह से कर पाता है जिससे हम सजेस्ट कर सकें। इसको एक बोलते हैं ना आर्म चेयर थिंकर। तो आर्म चेयर थिंकर की तरह काम नहीं हो सकता है, आपको पता होना चाहिए कि वास्तविकता में हो क्या रहा है। तो इसके लिए आपको ग्राउंड रियलिटी पर देखना पड़ेगा, फिर तब अगर आप लेक्चर देते हैं। इसीलिए जैसे यूनिवर्सिटी सिस्टम में कहा गया कि रिसर्च प्रायोरिटी है, टीचिंग सेकेंडरी है। माना जाता है यूनिवर्सिटी सिस्टम में कि आप रिसर्च कीजिए, फिर उसके बेसिस पर आप क्लास में लेक्चर दीजिए, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। और जो स्टूडेंट के लिए भी वो सीख पाता है कि उनको आसपास की चीज दिखती है और उसको दिखाएगा कि हाँ ये मेरे काम का है, तो उसको अट्रैक्ट भी करता है क्लास। जैसे स्टूडेंट्स को भी आप लोग इस चीज के लिए भेजते हैं वगैरह में कि वो थोड़ा सा रिसर्च करें। रिसर्च तो करते ही साथ में अवेयरनेस ड्राइव टाइप का कि हाँ भाई आप अवेयरनेस ड्राइव टाइप का। जैसे मान लीजिए कुछ जो डे सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे अभी कुछ दिन में आने वाला है वुमेन्स डे जी। अब इसमें भी जैसे वुमेन्स डे या इंटरनेशनल वुमेन्स डे हुआ, इसमें भी देखिए हम कभी कभी कैसे अपनी सोच बदल लेते हैं। जैसे किसी को पूछे कि वुमेन्स डे कब है, कोई जवाब दे देगा कि 8 मार्च को होता है वुमेन्स डे, जबकि 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे होता है। और इंडिया में 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू का बर्थडे होता है। उस अवसर पर इंडिया में नेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, जो ऑफिशियल है, लेकिन बहुत कम लोग मना पाते हैं नेशनल वुमेन्स डे उस दिन। हाँ, मीडिया कवरेज भी आपको नहीं बताया जी, मीडिया कवरेज बहुत कम दिखेगा आपको कि 14 फरवरी के पेपर में आप खोजिएगा कि 13 फरवरी का कल ऐसा मनाया गया, आपको रेयर केस में दिखेगा। और 9 मार्च के पेपर में पूरा भरा रहेगा। तो इंडिया में सरोजिनी नायडू को रिस्पेक्ट देने के लिए उनके नाम पर बनाया गया वुमेन्स डे। तो जैसे वो वुमेन्स डे हुआ या इंटरनेशनल वुमेन्स डे हुआ, ये जो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मनाया जाता है, या और कई माध्यम है, स्किट के माध्यम से और कई माध्यम से क्रिएट किया जाता है लोकल लोगों को या बाकी लोगों को। और मीडिया के थ्रू, जो सोशल मीडिया पर लोग काम कर रहे हैं, या इसके थ्रू, या जैसे आपके पॉडकास्ट के थ्रू, जैसे जो कई लोग सुनते हैं, ऐसे जो प्रोग्राम सब होते रहते हैं, लोग उसके बारे में कुछ जान लेते हैं, उनको भी लगता है कि हाँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, या ऐसा कुछ अवेयर वो हो जाता है। अच्छा, वो भी वैसा कर रहा है, कर रही है, तो हम भी ऐसा करें, इसका भी इसमें योगदान। तो सैनिटेशन पे भी जैसे आपका काफी शोध रहा है और सुलभ शौचालय के साथ मिलके भी आपने काफी कुछ रिसर्च वगैरह किया है, तो उसमें जैसे आप वो कैसे आप करते हैं? आप पर्सनली उनसे कांटेक्ट करके उनके पास जाके कैसे आप करते हैं ये जो रिसर्च वर्क आप करते हैं? देखिए, सुलभ के साथ जो ये पद्म विभूषण जो बिंदेश्वर पाठक जी थे जी, अब नहीं रहे वो देश में, वो बिहार के ही हैं। तो बिहार के लिए एक बहुत बड़ा, उनको टॉयलेट मैन के रूप में कहा जाता है, कि क्योंकि शौचालय की जो आजकल तो स्वच्छ भारत अभियान या कई गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, सब सजग हो गया है, लेकिन स्वच्छता से भी कल्पना कीजिए कि आज से 50-60 साल पहले ये सोचना कि टॉयलेट से भी टॉयलेट को एज ए टूल ऑफ सोशल चेंज भी माना जा सकता है, ये जी बहुत कॉमन चीज थी। उस समय जो बिंदेश्वर पाठक जी सुलभ के संस्थापक हैं, शुरुआत उनकी पटना से ही है जो टॉयलेट है। और उस समय लोग समझते सुलभ शौचालय मतलब सिर्फ वो शौचालय है, वो पैसा देके जाना, जबकि यही नहीं काम है सुलभ शौचालय का। इसका तो दिल्ली में एक टॉयलेट म्यूजियम भी है, बहुत काम कर रहा है स्वच्छता के क्षेत्र में, तो बहुत बड़ा काम कर रहा है, बहुत ज्यादा। अभी हाल में इन्होंने वर्ल्ड टॉयलेट जो समिट होता है वो भी ऑर्गेनाइज किया था। तो मैं तो 2013 से इसमें, जब बिंदेश्वर पाठक जी ने ये सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन की शुरुआत हुई थी, तो मैं तो 2013 से जुड़ा हुआ
हुआ हूँ ये सुलभ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उससे, और इसका कई काम होता है, इसके पूरे वर्ल्ड में कई लेवल पर काम होते हैं। टॉयलेट को कैसे इसमें कास्ट को जोड़ा जाए, कैसे इसमें अनटचेबिलिटी को किया जाए, तो इसके रूप में जोड़ा गया था। व्यक्तिगत जो मेरा इसके अलावा जो चाहे मैं पीएचडी जो मेरे स्टूडेंट अंदर में कर रहे हैं या डिसर्टेशन लिखते हैं या मैं जो खुद शोध करता हूँ, ये इसमें कि एक तो मैंने इसी के लिए प्रभावित हो गया कि इसकी क्यों आज के डेट में जो इन्वायरमेंट एंड सैनिटेशन का जो इम्पोर्टेंट है, मैंने स्वयं प्रभा चैनल है जो फ्री डीटीएच चैनल है। स्वयं प्रभा एक फ्री डीटीएच चैनल है जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के, जैसे मैं सोशियोलॉजी में मैं हूँ तो इसका जैसे अलग अलग नोडल एजेंसी बनाया गया है। तो जैसे आईआईटी कानपुर में जैसे मेरे लेक्चर का रिकॉर्डिंग हुआ, अलग अलग सब्जेक्ट्स के हिसाब से नोडल एजेंसी बनाए गए हैं। स्वयं प्रभा फ्री डीटीएच चैनल है और वो अलग अलग शेड्यूल में 3 बार, एक लेक्चर 3 बार शेड्यूल होता है, टेलीकास्ट होता है, उसके बाद वो फ्री यूट्यूब चैनल पर दे दिया जाता है, वो देख सकता है। तो मैं 2022 में सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन पर 10 लेक्चर जो अंग्रेजी में था, और उसके बाद फिर वहाँ उन्हीं लोगों ने कहा कि अगर आप इंग्लिश में दे ही रहे हैं तो हिंदी में भी दीजिएगा तो ज्यादा प्रभावशाली रहेगी, ज्यादा उसकी रीच होती है। फिर उसके 1 साल बाद हमने 23 में स्वच्छता का समाजशास्त्र, इस पर भी हमने 10 जो लेक्चर हैं वो स्वयं प्रभा चैनल के लिए, जो पिछले साल वो दोनों हिंदी अंग्रेजी वाले ये टेलीकास्ट हो चुके हैं और अब ये फ्री अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पर। लोगों को फायदा हुआ, स्टूडेंट्स को फायदा हुआ या कितना फायदा हुआ? स्टूडेंट को तो फायदा हुआ ही। इसमें ये समझना चाहिए, या दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूँ आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि साफ सफाई मतलब स्वच्छता मतलब सिर्फ ये झाड़ू टाइप साफ सफाई नहीं समझना चाहिए हमें। हम तो भारतीय परंपरा में इतने दूर तक चले गए हैं कि हमारे यहाँ मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता की बात की गई है। एक तो होता है आउटर क्लीनलीनेस, जो बाहर झाड़ू लगा दिया, वेपर लगा दिया, क्लीन हो गया। इनर मतलब हम तो मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता वाले संस्कृत से हैं, भारतीय परंपरा तो वो रही है और अपने यहाँ बहुत मजबूत रहा है स्वच्छता की परंपरा। जो आपने इससे पहले पूछा था एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, उसमें भी इसके महत्व को दिखाया गया है और 5 बार सैनिटेशन वर्ड को यूज किया गया है। आज की तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 5 बार इसका यूज करना बहुत बड़ी बात है और वास्तव में भी हम आप देख भी रहे हैं कि कितने स्वच्छता की जरूरत है समाज में। ये सिर्फ क्लीनलीनेस के लिए ही नहीं, एक और स्वस्थ जो अगर हम रहेंगे तभी हमारा शरीर भी स्वच्छ रहेगा। और अगर सबसे इसमें खास बात है कि अगर हम इसको जोड़ना चाहें तो स्वच्छता और जेंडर, सैनिटेशन और जेंडर को अगर जोड़ें तो स्वच्छता की समस्या तो सबको है और इसके लिए सबको अवेयर होना चाहिए। विमेन के लिए कुछ खास ये प्रॉब्लम लेके आता है, विमेन जो कि मेल से अलग है। जैसे आपने अभी बात किया है ओपन डेफिकेशन का, ओपन डेफिकेशन मेल के लिए भी गलत है, नहीं होना चाहिए। विमेन के लिए ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, जो हमने अभी फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट में भी पाया है। वुमेन के लिए क्यों ये ज्यादा समस्या है? एक तो ओपन डेफिकेशन के लिए उनको रात या अर्ली मॉर्निंग जाना पड़ता है, तो उसमें कई उनको रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। तो एनिमल अटैक्स के अलावा या स्नेक बाइट के अलावा जो अनसोशल एलिमेंट्स होते हैं सोसाइटी के, इसके कारण ईव टीजिंग या रेप बाकी घटनाएं भी घट रही हैं और इसका फिजियोलॉजिकल जो इफेक्ट पड़ता है, कोई 2 घंटा वॉशरूम ना जाए, 4 घंटा ना जाए तो उसको इफेक्ट पड़ेगा। और जो रूरल वुमेन होती है या अर्बन वुमेन भी जहाँ ओपन डेफिकेशन है, दे कंज्यूम लेस फूड लेस वाटर, इसलिए कि जस्ट टू मिनिमाइज द फ्रीक्वेंसी ऑफ गोइंग आउट। जी, और इसको लोग समझ नहीं पाते हैं। वो जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है वो उनके फैमिली वाले समझ नहीं पाते हैं और तब उसको फिर वो ताना दिया जाएगा कि तुम तो हमेशा बीमार रहती हो, तुम्हारी बीमार रहती हो। तो ये ओपन डेफिकेशन और टॉयलेट नहीं होना है कि कहीं मतलब मुझे जाना ना पड़े। जी जी, क्योंकि मुझे तो शाम में ही जाना है या सुबह ही जाना है, ये भी जाना है इसीलिए। और इसका जो दूसरा एक इफेक्ट है, जो ये स्कूल ड्रॉप आउट बोलते हैं, जो बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, मेल से ज्यादा फीमेल में ज्यादा दिखाया गया है। ये गर्ल चिल्ड्रन का ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है, इसलिए कि वो जब बड़ी होती है तो अगर टॉयलेट फैसिलिटी अगर स्कूल में नहीं रहे तो उनके लिए एडिशनल प्रॉब्लम हो जाता है फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के कारण, उसके लिए भी छोड़ देते हैं। तो यही जैसे शिक्षा है मेल के लिए भी जरूरी है, लेकिन फीमेल के लिए ये ज्यादा जरूरी है। एक सोशियोलॉजिस्ट थे घाना के, एग्री, उन्होंने पेरेंट्स को मोटिवेट करने के लिए बहुत पहले कि तुम भी अपने बेटी को भी भेजो, बेटा को भी नहीं भेजो, उन्होंने कहा था कि इफ यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट एन इंडिविजुअल,
इफ यू एजुकेट ए women, यू एजुकेट अ फैमिली, यू एजुकेट अ नेशन। मतलब कि महिला जब साक्षर हो जाए तो पूरा परिवार, क्योंकि वो थोड़ी मानी जाती है, वो पूरा परिवार वो मानी जाएगी। इसका इसमें अहम योगदान होता है। तो इसलिए कि पढ़ाई, और पढ़ाई का पर्पस सिर्फ नौकरी ही नहीं है। पढ़ाई का हम अगर कर लें तो इसका ये पर्पस नहीं होता है कि हम नौकरी पा लें या हमको अर्निंग कुछ मिल जाए। पढ़ाई करके आप किसी का लाइफ बना सकते हैं, अपने जिंदगी सुधार सकते हैं, अपने आप में काम कर सकते हैं, या आप ये कर सकते हैं कि समाज के लिए भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो पढ़ाई का इसमें सोच ही बदल जाती है, जी, नजरिया बदल जाता है, हर चीज की तरफ नजरिया बदल जाता है। बिल्कुल। तो इसमें ये इस एंगल से भी कहा जाता है ये कि जेंडर और सैनिटेशन का जो कॉम्बिनेशन है, इसमें क्योंकि अगर हम सोच बदल लेते हैं अपनी, तभी हम की ये जो ओपन डेफिकेशन है ये खराब, क्योंकि कई जगह देखा गया है, हमने भी पाया रिसर्च में कि टॉयलेट है फिर भी लोग यूज नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम जो बदल लें, अगर बना देते हैं और उसमें लॉक लगा देते हैं, ये भी एक इशू, ये भी इशू है। तो हम अगर सरकार को उनको दिखाना है कि टॉयलेट है, बट लेकिन उसमें यूज नहीं किया जाता है। मतलब गाँव वगैरह के स्कूल्स में हमने सुना है इस तरह से। जी जी जी। तो वही अगर हम थॉट बदल लें कि नहीं, सैनिटेशन मान लीजिए नहीं भी सरकार कर रही है तो हम आसपास कम से कम न फेंकें। इसमें भी क्या होता है, हम जब सजग रहते हैं, कोई हमको कोई देख रहा है तो थोड़ा कॉन्शियस होते हैं, तब तो रैपर हम प्रॉपर जगह पर फेंकते हैं, डस्टबिन देखते हैं। अगर समझ रहे हैं कि कोई देख नहीं रहा है, इधर उधर हम फेंक देते हैं। और ये भी अनफॉर्चुनेटली जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे बड़े लोग वो भी करते हैं, क्योंकि इसका सिंपल एग्जाम है, पेट को जब ले जाते हैं नेचुरल कॉल के लिए तो वो देखते हैं कोई बगल वाला बंगला अगर बंद है, लॉक है, वहीं चले जाते हैं। तो वो अगर आप उस लेवल पर है तब भी आप सोच बदलें। क्योंकि विदेशों में क्या है कि वो पेट भी रखते हैं ना, तो वॉक के लिए, नेचर्स कॉल के लिए ले जाते हैं, लेकिन साथ में वो लेकर जाते हैं, उसी टाइम उसको कलेक्ट करके डस्टबिन में, नहीं तो अदरवाइज फिर उनको फाइन हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये, लेकिन ये रूल यहाँ पे तो अप्लाई हो नहीं पाएगा, तो लोगों को खुद ही से ये सजग होना होगा। उसमें वही सोच जो है, अगर हम बदल लें कि हम अपने घर में अगर साफ सफाई रखें, अगर अपने घर का कूड़ा कचरा दूसरे घर में फेंक रहे हैं तो सोच ले कि वो भी अगर ऐसा ही कर ले, तो हमें सोच बदलने की जरूरत है। अभी हाल ही में हमने जो विवेकानंद जी का बर्थडे आया था, जिसको कि राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, उन्होंने ऐसा ही कहा था कि वी आर व्हाट आवर थॉट्स हैव मेड अस, सो टेक केयर ऑफ व्हाट यू थिंक। हमें अपनी सोच बदलनी। अगर हम सोच बदल लेंगे कि नहीं, हमें अब मैं जो मेरा जो कचरा है, मेरा जो गंदगी है, मैं अपने आप उसका जो करूंगा वो ठीक से करूंगा। तो इसी तरह से ये स्वच्छता का जो है, तो हम इसमें ये देखना है कि हम इसमें जो व्यवहार के हमारा जो बिहेवियरल एस्पेक्ट इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमेशा से नहीं पाया जाता है कि हमें पैसे की कमी ही हमेशा यही कारण नहीं है। व्यवहार अगर हम बदलें, उसी तरह जैसे जेंडर इशू आ रहा है, तो इसमें भी हम फिर सैनिटेशन में देखें, हम ये सोच रहे थे कि घर की साफ सफाई ये सब जितनी जिम्मेदारी है महिला की ही है। अजीब की पुरुष इसको पानी गिर जाएगा तो हम तुरंत बेटी को बुला लेंगे या महिला को बुला लेंगे। इसमें फिर हम ट्रेनिंग गलत दे रहे हैं अपनी बेटी को सोशलाइजेशन से। अगर वही कोई मेल कर ले तो इसमें तो कहीं नहीं ऐसा है कि मेल वो साफ नहीं कर सकता है। तो यहाँ फिर वो करना ही चाहिए। जी, तो ये भी हम सोशलाइजेशन से अगर हम सिखा लेते हैं कि जेंडर एस्पेक्ट को कि कैसे हम साफ सफाई करें। इसी तरह जो कई रिमोट एरिया है वहाँ पानी लाने के लिए भी सिर्फ विमेन को ही भेजा जाता है, मेल नहीं जा पाते हैं। तो इसमें जो सोशल एस्पेक्ट्स इसके ज्यादा हैं। जनरली मान लिया जाता है कि सैनिटेशन जो है मेडिकल फील्ड का या साइंस फील्ड का है, जबकि सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में ज्यादा है, क्योंकि हमें मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करना होगा। इसीलिए ये सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन का जिसमें हम भी जुड़े हुए हैं, या हमने जो भी बात किया है आपका, या जिस पर जो सुलभ इंटरनेशनल या बिंदुसर पाठक की पूरी टीम जो चल रही है, इसमें यही हमें सोचना है कि हमें अपने समाज में हम क्या कर सकते हैं। और कई ऐसे जो परंपरा अंतर्निहित है हमारे समाज में। अभी देखिए कि आजकल जो परंपरागत रूप से गोबर से हम साफ करते थे अपने घर आंगन को, इसीलिए आपने जो अभी बात की थी मिथिला पेंटिंग की, मिथिला पेंटिंग में भी गोबर मिथिला पेंटिंग स्पेसिफिक है। उसमें भी देखिए कि गोबर मिथिला पेंटिंग के अलावा मिथिला पेंटिंग में आप देखिए जो नेचुरल जो बनाए जाते हैं, या तो पेड़ पौधे होंगे, कोई पक्षी होगा, जानवर होगा, तो ये दर्शाता है कि हमारे कैसे क्लोजनेस वसुधैव कुटुंबकम की जब हम भावना रखते हैं तो सिर्फ ये इंसान से ही नहीं होता, हमारा कैसा क्लोजनेस होता है। उसी तरह देखिए छठ पूजा जो करते हैं तो जल में होता है, उसमें हम जल की सफाई भी करते हैं। जी, वट सावित्री जो महिलाएं करती हैं, वट वृक्ष की रक्षा के लिए करते हैं। आजकल राखी में देखिएगा नया सिस्टम चला है कि लोग पेड़ को राखी बांध देते हैं, ये सोचिए कि हम
प्रोटेक्ट करेंगे इसको। हाँ। तो ये सब जो ऑलरेडी हमारे, तो वो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है जी। तो वो जो हमें समझ लेना चाहिए कि नेचर को, उससे हमें जो रिटर्न मिल रहा है, इसके कारण, या जब ये कोरोना आया था तो हमें एडवर्टीजमेंट दिया जा रहा था वॉश योर हैंड, वॉश योर हैंड। ऐसा नहीं है, हम खुद ही वॉश योर हैंड, वॉश योर हैंड हम क्यों करें, हमें तो पता ही है। अभी भी भारत के कई क्षेत्र में ऐसी परंपरा है, कोई मेहमान आता है तो हाथ पांव धोने के लिए उसको आप पानी देते हैं, तो अपनी तो परंपरा ही रही है ये। तो हमारी जो परंपरा है भारतीय समाज की, उसको हम सिर्फ समझ लें तो उससे भी स्वच्छता की जितनी समस्या है इसको बहुत समाधान किया जा सकता है। और हम अपने अध्ययन में जो रिसर्च और टीचिंग है उसमें हम इस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं कि क्या हमारे यहाँ खासियत है, और वही जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है या एनईपी आया है उसमें भी इसी पर जोर देता है। इसके थ्रू भी हम, हमारे पास बहुत कुछ है, हम उसको समझ नहीं पाते हैं दूसरे चीज को पढ़ने के क्रम में, उसको हम समझें और उसको करें तो ज्यादा फायदा होगा इसलिए। जैसे आपने सुलभ शौचालय और विदेश्वर पाठक जी की बात की, जितना हमें ज्ञात है विदेश्वर पाठक जी तो अब नहीं रहे जी। तो अभी जैसे ये पूरा जो तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसको कौन रन कर रहा है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। उनके बेटे हैं कुमार दिलीप जी, ओके, वो इसको चला रहे हैं, वो चला रहे हैं। और चूंकि बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इसका बहुत बड़ा सेटअप है और बहुत अच्छी तरह से ये चल रहा है। हाँ। जितने अच्छे, चूंकि वो तो परंपरागत, वो उसको देख भी रहे हैं, वो उसको अच्छी तरह से हम लोग तो देख रहे हैं, उसको वो उतने ही रूप से चल रहा है। और ये एक एक्सेप्शन है, ये एग्जाम्पल है कि नॉर्मल लोग समझते हैं कि एनजीओ को एक अलग नजरिए से देखते हैं, लेकिन एक एनजीओ है ये, और तब ये इस तरह से इस तरह से काम कर रहा है। और इसका विमेन के लिए अलग काम हो रहा है, सैनिटेशन के लिए अलग हो रहा है, कास्ट अलग फैक्टर है, इस पर दिया जा रहा है। कई ऐसे काम के, कई अवेयरनेस किया जा रहा है, कई एरिया के कास्ट को मेन स्ट्रीम में लाया जा रहा है। तो जनरली कास्ट को नहीं लोग समझते हैं कि ये सैनिटेशन का इतना इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जब ये खास कास्ट के लिए जो कहा जाता था, तो हम भी ये समझते हैं कि जब एक तरह से करें, एक तरह से व्यवहार करें तभी नहीं, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि आत्मवत् सर्वभूतेषु। अगर हम दूसरों से जो अपेक्षा, जो हम समझ रहे हैं कि हमसे कोई ये ना करे, हम वो दूसरे से क्यों कर रहे हैं, तो हमें भी वैसा करना चाहिए। इस सब दिशा में सुलभ इंटरनेशनल का जो अभी कुमार दिलीप जी उसके कर रहे हैं अपने पिताजी के बाद, बहुत अच्छी तरह से संस्था चल रही है। और सैनिटेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो है, सिर्फ ये टॉयलेट ही नहीं है, तो ये दिखाया गया कि टॉयलेट को एज ए टूल ऑफ सोशल चेंज के हम कैसे ले सकते हैं, वो एक सिर्फ टॉयलेट नहीं है, इसके रूप में बहुत अच्छा ये इनका चल रहा है, जो पूरे देश विदेश में। जैसे अभी यहाँ पे मतलब बॉलीवुड में अभी मूवी बनाई जी, टॉयलेट मैन, एक प्रेम कथा, लेकिन श्री विजय पाठक जी ने तो किस जमाने में इस चीज को विजन किया और काम किया था। So he was a true visionary actually. आपने तो बहुत सारे रिसर्च वर्क किए हैं, बहुत सारे शोध किए हैं, बहुत सारे बुक्स लिखे हैं, तो कुछ खास सिलेक्टेड बुक्स आपके हैं मतलब जो आपने लिखे हैं, वो उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। जैसे मैंने बताया कि एम्स हॉस्पिटल से बहुत पहले एक जो को ऑथर के रूप में मेरी एक ही बुक है, जो उस समय मैं खुद रिसर्च किया ही था नया, तो वो एक ब्रीफ इंटरवेंशन पर, काउंसलिंग पर वो बुक थी। उसके बाद मेरी जितनी बुक्स और आर्टिकल्स हैं वो जेंडर पर ही हैं, जेंडर पर ही मैंने बुक्स है। एक बुक हमने लिखी है जो टेक्स्ट बुक है सोशियोलॉजिकल थिंकर्स पर, वो थॉट की बुक है, जो टेक्स्ट बुक के रूप में है। बाकी रेफरेंस बुक में है सारे वो जेंडर पर ही मेरा काम रहा है। और रिसेंटली हमने 4-5 साल पहले जो एक बुक आई है, जो जिसका चर्चा, वो नॉर्मल तो हम सोशियोलॉजी का, मैं स्टूडेंट हूँ तो सोशियोलॉजी के एंगल से ही लिखूंगा। एक अमरनाथ झा पर साहित्य अकेडमी से एक वो बुक पब्लिश थी इंग्लिश में जी, वो प्रोफेसर हितकर झा द्वारा लिखी गई थी, अमरनाथ झा पर, जो मिथिला के काफी बहुत बड़े हस्ती रहे हैं, वो गंगानाथ झा के सुपुत्र हैं। तो इंग्लिश में लिखा हुआ था, तो साहित्य अकेडमी से मुझे ऑफर मिला कि इसको इंग्लिश से मैथिली में अनुवाद कीजिए। तो इस पुस्तक को हमने इंग्लिश से मैथिली में अनुवाद किया अमरनाथ झा पर, जिससे कि लोग सहजता से जो मैथिली भाषी हैं वो समझ सके, इनकी जो बातें हैं जो इंग्लिश में लिखी हुई थी उसको आ सके, उनके जीवन को आत्मसात कर सके। उससे पता चलता है कि कैसे पर्सनैलिटी क्या होती है, कैसे उन्होंने अपने क्षेत्र के बारे में, कैसे उनके बारे में लिखा है। तो ये जो मेरी बुक्स हैं, इसके अलावा जो आर्टिकल्स और बाकी तो चलते रहते हैं ये सब, क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन में है तो ये सब तो हमारे पार्ट का। तो जितना आपके कोई बुक्स कोर्स में भी इंक्लूड है, या जैसे मैंने कहा कि टेक्स्ट बुक जो है वो तो टेक्स्ट बुक है, तो वो टेक्स्ट बुक के रूप में रहता है, और बाकी बुक जो है वो रेफरेंस बुक्स के रूप में चलते रहते हैं। और ये ट्रांसलेशन वर्क जो है ये तो जनरल रीडर के लिए हुआ, जो उसमें इंटरेस्टेड रहेगा उसके लिए।
तो जो डॉक्टर अमरनाथ झा थे, ही वॉज एन एक्सट्रीमली लर्नड मैन। वो जितना ज्ञात है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के भी वीसी थे वो, मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वीसी थे, एनडीए के स्थापना में भी उनका बहुत बड़ा योगदान था। तो उनकी जो बायोग्राफी आपने अनुवादित की थी मैथिली में, तो उनकी और क्या क्या कंट्रीब्यूशंस है और उनके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताइए। देखिए, अमरनाथ झा के बारे में सबसे ये खासियत थी कि इससे ये पता चलता है, एक तो वो बहुत बड़े हस्ती के सुपुत्र थे, डॉक्टर गंगानाथ झा। एक तो खुद ही एक तो डॉक्टर सर और महामहोपाध्याय, दोनों का कॉम्बिनेशन सामान्य रूप में नहीं हो पाता, तो महामहोपाध्याय भी थे और डॉक्टर सर भी थे गंगानाथ झा, उनके वो सुपुत्र थे। वो सब है बहुत बड़े बड़े विद्वान हुआ करते थे, और इनकी विद्वता से ये है कि वो कई भाषा पर इनका समान रूप से अधिकार था। ये नहीं कि मैथिली, संस्कृत, अंग्रेजी, बल्कि उड़िया, बंगाली, कई पर इनकी पकड़ हुआ करते थे। और इनके बारे में कई रोचक ऐसे तथ्य हैं, जैसे ये अमरनाथ झा जो साइन करते थे, ये स्मॉल ए से करते थे। तो अपने जमाना के बहुत बड़े वर्ल्ड फेम के ये सब स्कॉलर हुआ करते थे। तो एक बार ये पूरे भारत में चर्चा हुई कि ये तो ग्रामेटिकली गड़बड़ माना जाएगा, नाम की शुरुआत होती है वो कैपिटल से होती है। तो फिर इस चीज को जो उस जमाना में कोई रहा होगा विदेश में अंग्रेजी का बहुत बड़ा विद्वान, उसके पास भेजा गया कि यह कि वो रहा होगा ऐसा विद्वान जिनके पास उन्होंने फिर भेजा। तो वो जो विद्वान थे विदेश के, मुझे नाम नहीं पता है अभी कौन है वो, जो विद्वान का लेटर आया कि हाँ मैंने भी ऐसा सुना नहीं है कि नाम ग्रामेटिकली तो नाम की शुरुआत कैपिटल से होनी चाहिए, लेकिन अगर अमरनाथ झा लिखते हैं स्मॉल से तो ये सही ही होगा। उनका जवाब आया था। तो इनकी जो विद्वता है, इसी से ये झा सर ने जो फैली हुई है, या ये जो देखा जाता है इनकी विद्वता है, ये एग्जाम्पल है कि एक छोटे ग्रामीण परिवेश से ये मिथिला में, ये दरभंगा मधुबनी जिला में पड़ता है, सरसव पाही, तो पाही के थे ये, वहां से ये कैसे। और सबसे बड़ी खासियत है कि नॉर्मली हम मानते हैं कि ट्रेडिशन और मॉडर्निटी को कभी कभी हम मान लेते हैं कि दो पोलर अपोजिट पार्ट्स हैं। तो इनकी लाइफ और इससे जो हम सीखते हैं कि ये मॉडर्निटी और ट्रेडिशन, These two go hand in hand, ये हम समझ सकते, दोनों को साथ मिला के ही हम चल सकते हैं। एक तो ये भी है कि आप कई भाषा पर पकड़ तो आपकी है, इनके व्यक्तित्व में जो परिलक्षित होती है कि ये बहुत बड़े विद्वान थे, उसके साथ ही हर हाल में अपने ग्रामीण परिवेश में अपने शिक्षा, संस्कृति, परंपरा, इस सब का भी वो निर्वाह अच्छी तरह से करते थे। और अंग्रेजी के बहुत बड़े विद्वान थे, बड़े बड़े जो विदेशी थे उनके साथ इनका रहना उठना होता था, तो वो भी मेंटेन करते थे, ये भी मेंटेन करते थे। तो दोनों का तालमेल हम इससे सीख सकते हैं कि ये नहीं है कि हमको एक चीज सीखने के लिए दूसरा छोड़ना पड़ेगा, दोनों को साथ में लेकर। और वही आज के डेट में जरूरत भी है भारतीय समाज को भी कि आप वेस्टर्न आइडिया भी लीजिए, आईटी में भी एक्सपर्ट बनिए, लेकिन भारतीय मूल परंपरा जो है उसको भी लेके चलिए, दोनों साथ लेके भी आप चल सकते हैं। इससे राष्ट्र का भी निर्माण होगा, व्यक्तित्व का भी निर्माण होगा, और हमारी जो धरोहर है उसकी भी हम रक्षा कर सकते हैं। तो डॉक्टर अमरनाथ झा की जो जीवनी है, इससे बाकी बहुत कुछ शिक्षा मिलती है। इनकी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे ये। इससे एक खास चीज पता चलता है कि हम दोनों को साथ लेके चल सकते हैं, ट्रेडिशन और मॉडर्निटी को। इनके जीवन से भी पता चलता है। तो ये आजकल जो छात्र हैं, ये काफी ज्यादा जैसे मोबाइल से और सोशल मीडिया से ना बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अभी जो ये मोबाइल या आईटी की हम बात करें, इसकी अभी जिदिया आजकल लेटेस्ट तो एआई भी आ गया है। हाँ। तो अभी जितनी समस्या हम इसको दिख रहे हैं ना, और आने वाले आपसे बोलना चाहूंगी कि मतलब एक पता नहीं क्या इंस्टा वगैरह पर बहुत ज्यादा बच्चों को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है कि जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम इट्स फॉल्स, मतलब इट इज फार्स, मतलब बिल्कुल। तो इसमें मतलब इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए कि जो बच्चों को जो ब्रेन वॉश किया जा रहा है, मतलब इस चीज के बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, वही मैं कह रहा था कि आईटी या मोबाइल ये सब जो आ रहा है, और फिर नया जो एआई आ गया, अभी जितनी समस्या दिख रही है ना आपको, या हम आप जितना अंदाजा कर रहे हैं, आने वाले दिनों में इसके बहुत ज्यादा दुष्परिणाम आने वाले हैं अगर यही हाल रहा तो। एक जब आप ड्राइव करते हैं तो साइड ग्लास में एक मैसेज लिखा हुआ रहता है, उसमें लिखा रहता है ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। ये ड्राइविंग के लिए ठीक है, ड्राइविंग के लिए ही ठीक नहीं है। आपको जो डेली लाइफ में हमें ये चीज इस पर बहुत ही अच्छी तरह एप्लीकेबल होता है कि जितना आपको अभी दिख रहा है ना कि ये समस्या है, उससे ज्यादा भयावह रूप ये लेने वाला है। इसका कारण क्या है कि
इसमें मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ही इससे आज के डेट में आप इससे पूरा का पूरा डिटैच भी नहीं हो सकते हैं। कंप्यूटर, आईटी, मोबाइल जरूरी पार्ट है लाइफ का, लेकिन वही हाल है कि कैसे हम इसको कैसे हम इसको यूज करें, उसका प्रॉपर यूज जो है उसके हाथ में जाए, जिसको पता होनी चाहिए कि इसका आग का बहुत अच्छा यूज है खाना बनाने के लिए। लेकिन एक बच्चे के हाथ में दे देगा तब वो नहीं जान पाएगा कि इसको खाना बनाना है या हाथ जलेगा। इसी तरह आईटी या ये जितने आज के डेट में आ रहे हैं उसमें हमें उसको मैच्योरिटी लेवल पर, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है कि हम जो बड़े हैं, चाहे पेरेंट्स के रूप में, चाहे टीचर के रूप में, चाहे जिसके रूप में, हम खुद उसमें कंट्रोल करें। ये पॉसिबल नहीं है कि हम तो दिन भर यहाँ बैठे रहें और उधर बच्चे को बोले कि नहीं तुम यूज मत करो, ये नहीं हो सकता है। वो देखता है। इसका आसान तरीका है कि खुद हम संयमित रूप में यूज करें, कंट्रोल वे में यूज करें, और बच्चे को बार बार सिखाते रहें कि यूज और मिस यूज में डिफरेंस क्या है, क्योंकि वो तो परोस रहा है जो उसमें सो कॉल्ड जो बैड एलिमेंट्स। कई बार क्या होता है कि जब टीचर से जाके पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं, मैम इसको बोलिए, मैम इसको बोलिए, पर जब जो बच्चा आपकी नहीं सुनेगा टीचर्स की क्या सुनेगा। जी, और इसमें इसके लिए वही हमें देखना चाहिए। दूसरा, एज ए पेरेंट्स आप भी उसी तरह से कंट्रोल रखिए अपने यूज को। ऐसा नहीं कि आज आप दिन भर लगे हुए हैं कि मेरा इतना सोशल मीडिया पर इतना लाइक, इतना ये, दिन रात उसी की चर्चा चल रही है। टीचर अगर आप डेली ऐसा आप बताएंगे कि इंटरनेट से आपने कट पेस्ट करके नोट सर्कुलेट कर दिया, या आपने वही चीज बताया जो कल वो गूगल से भी पढ़ चुका है, तब उसकी इंटरेस्ट नहीं बनी रहेगी। तो आपकी भी ये भूमिका होनी चाहिए एज ए टीचर कि हम वही दें बच्चों को जो उसको गूगल में नहीं मिले, तब नेचुरली वो अट्रैक्ट होगा आपसे। तो हमें भी उसके लिए मेहनत करना होगा। इसमें भी फिर हम ये नहीं सोचना चाहिए कि बच्चे ही सब कुछ करें। हमें भी सोचना है कि पेरेंट्स के रूप में हमें भी थोड़े अपने आप को कंट्रोल करना होगा। हम भी वही चीज करें, वही बोलें जो छोटा जो बच्चा जो बर्डिंग स्टेज में है वो सीख सके कि हम क्या सीख रहे हैं, मेरे पेरेंट्स ये कर रहे हैं। टीचर के रूप में करे, ये तो कहीं हमको गूगल में मिला ही नहीं, ये कहीं बता ही नहीं रहा है, इसका मतलब टीचर कुछ कर रहा है। पता चला आज आपने जो लेक्चर दिया आपका बच्चा कल ही वो देख चुका है, तब उसमें वो जाएगा टीचर भी तो यही कर रहा है, तो हम भी यही कर रहे हैं, तो हमें दोनों में क्या अंतर है, तो वही वो सीखता है। तो हमें उसको ऐसा ट्रेन करना चाहिए कि जिससे वो सीख सके कि हम वही करें जो हमारे लिए जरूरी है। अपने प्रायोरिटी फिक्स कर सकता है, अपने यूज के टाइम लिमिट कर सकता है, और ये उसको आप प्यार से समझाएंगे अच्छा तभी वो करेगा। फोर्सफुली ये नहीं किया जा सकता क्योंकि माहौल चारों ओर। तो आपने जैसे बताया कि आईटी जो फील्ड है मतलब बहुत हेल्प भी कर रही है, लेकिन बहुत ज्यादा चैलेंजेस भी लोग फेस कर रहे हैं, स्टूडेंट्स खासकर। तो ऐसे में बच्चे कैसे सक्सीड करेंगे उसके बारे में थोड़ा बताइए, और उनको सही ट्रैक पे कैसे लाया जाए। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आज के जमाने में सही में बहुत बड़ा चैलेंज रहता है किसी स्टूडेंट के लिए कि कैसे वो, क्योंकि भाग दौड़ की जिंदगी क्या हो रहा है ना कि जो आधे वर्क वो जो कर रहे हैं ना बच्चे, वो मोबाइल डिपेंडेंटली होता है। मोबाइल देखते देखते कब वो स्विच ओवर कर जाते हैं सोशल मीडिया पे वो पता नहीं चलता, उनको खुद भी शायद पता नहीं चलता है। एंड हम कितना जाके चेक करेंगे। तो ये पर्सनली मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, और आई थिंक काफी सारे पेरेंट्स इस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली इसके कारण उनका दिमाग भी भटक जाता है, मतलब कंसंट्रेशन लेवल लो हो जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा प्लीज उस पे नजर डाल दीजिए, क्या की रोशनी डाल दीजिए। एक तो ये चैलेंजेस हैं ही आईटी का, और प्लस उसके बाद कई बार पेरेंट्स का प्रेशर भी रहता है, पीयर ग्रुप का प्रेशर रहता ही है। उधर अगर कोचिंग या जहाँ एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स करते हैं वहाँ के कई सिचुएशन होते हैं। इसको टैकल करने के लिए एक तो स्टूडेंट को ये समझना चाहिए कि कभी भी हमेशा सक्सेस ही नहीं हो सकता है। इसको अगर हम आपके मेडिकल फील्ड से एग्जांपल लें तो आप लोग ईसीजी करते हैं। ईसीजी का जो ग्राफ निकल के आता है वो हमेशा ऐसे ऐसे करके आता है। गलती से अगर स्ट्रेट लाइन आ गया तो आप लोगों के लिए चिंता की बात बन जाती है कि वो पेशेंट के लिए चिंता की बात होगी। ईसीजी में जैसे फिर से स्ट्रेट लाइन आना चिंता की बात है, लाइफ में भी यही होता है, उतार चढ़ाव कर सोचे ही रहते हैं। ये बच्चों को समझ लेना चाहिए, या जो भी सक्सेस के लिए कोशिश कर रहा है ये उसको नहीं समझ लेना चाहिए अरे मेरे साथ ही ऐसा हो गया, बाकी के साथ भी ऐसा हो ही रहा है, ये पार्ट ही है लाइफ का। तो उसको पहली बात तो ये समझ लेना चाहिए। दूसरी बात, पेरेंट्स को भी ये ध्यान देना चाहिए कि हमें प्रेशर नहीं देना चाहिए। कई बार रहता है कि हम जो अचीव नहीं कर पाते हैं वो बच्चों से करवाना चाहते हैं। इसका भी कई फिल्म में भी दिखाया गया है कि अपने पॉपुलैरिटी या टीआरपी के लिए मीडिया या बाकी प्रमोट करते हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि जो हम नहीं कर पाए वो हम अपने बच्चों से उम्मीद न करें। वो अगर कर रहा है
उसको हम मोटिवेट कर रहे हैं। मैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकाल पाया, मैं ये प्रोफेशन में नहीं जा पाया, मैं ऐसा नहीं कर पाया, तो मेरा बच्चा ये करे। कई फिल्मों में भी दिखाया गया है, जबकि ये हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों के पास ऑलरेडी चैलेंजेस हैं। उसको हमें मोटिवेट करना चाहिए कि जिस फील्ड में हमें अच्छा हम कर सकते हैं उसी में हम ये आगे बढ़ें। तो पेरेंट्स की बहुत ज्यादा भूमिका होती है, बच्चों पर तो है ही, लेकिन पेरेंट्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है कि उसको हम ऐसा नहीं प्रेशराइज कर दें कि वही करना है। क्योंकि जिंदगी में जिस फील्ड में कोई बच्चा जाना चाहता है, हर फील्ड के अलग अलग एम्स हैं, हर फील्ड में अचीव कोई कर सकता है ज्यादा मेहनत करने के बाद। हमें फील्ड्स आ भी गए हैं, बहुत सारे एवेन्यूज ओपन हो गए हैं। जी जी, तो सिर्फ 2-3 ही फील्ड्स नहीं रह गए। हाँ, तो उसमें ये पेरेंट्स को भी जागरूकता की जरूरत है। दूसरा, जब हम अगर हम टीचर के रूप में ले तो वही उसको मोटिवेट करें कि जिस फील्ड में हो उसी को उसको देखें। ये नहीं कि परसेंटेज पर चला जाए, मार्क्स पर चला जाए, ओवरऑल पर्सनैलिटी कितनी होती है। और स्टूडेंट को भी चाहिए कि वो आईटी से उतना ही सहारा ले, उतना ही मदद ले, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे मीडिया हो, चाहे एआई हो, जितना से वो समझे। क्योंकि अब ये देखिए, नॉर्मल एग्जांपल, पहले के टाइम में देखिएगा कोई जो कैलकुलेशन होता है जोड़ने का, या पुराना बिजनेसमैन कि आप किसी पुराने दुकान पर चले जाइए, वो मुंह से वैसे जोड़ के आपको इतना पैसा हो बता देगा। आज के जनरेशन का देखिए, वो कैलकुलेटर से जोड़ेगा, लेकिन वो 2 बार जोड़ेगा, एक बार में उसका कैलकुलेटर से भी, मोबाइल कैलकुलेटर से ठीक नहीं जोड़ पाएगा। क्यों? हमने दिमाग को बता दिया है कि कैलकुलेशन करना तुम्हारा काम नहीं है, हमें यूज करना ही बंद कर दिया। यही है कुछ दिनों में एआई के कारण या कंप्यूटर डिपेंडेंसी जो हमारी बढ़ गई है, इसके कारण हमें दिमाग को बोल जा रही है तुम्हारा काम नहीं है। अब अगर स्पेलिंग गलती हो गई तो वो रेड कर ही देता है, बाकी गड़बड़ हो गया ग्रीन कर देता है। कंप्यूटर के पास पर हम रख गए हैं उसके, तो इससे क्या हो गया, हमारी डिपेंडेंसी उस पर बढ़ गई है। इससे हमें सजग होने की जरूरत है। हम जितना दिमाग का यूज करेंगे उतना यूज होता चलेगा। और ये समझ लेना चाहिए कि बाकी के रास्ते में भी परेशानी होती ही है, क्योंकि ये लाइफ का पार्ट है। हिंदी में एक बहुत अच्छा कहा गया है, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। ये हमें समझ लेना चाहिए कि बच्चों के लिए भी चैलेंजिंग है। कि ऐसा नहीं होगा कि हमेशा आपके लिए रेड कार्पेट रहेगा, किसी के लिए नहीं होता है। आपको सोशल मीडिया पर या बाकी पर दिखता है, लेकिन रियलिटी उसके पास बहुत स्ट्रगल होती है। दूसरा, हमें किसी को सिखाना नहीं कि असली चीज क्या करना चाहिए, क्योंकि आजकल रील खूब चल रहा है। तो बच्चे को पता है कि रील में हमें अच्छा दिखना है, उसको सिर्फ इतना ही समझना है कि रियल लाइफ की तरह हम रियल लाइफ में भी हो जाएं। क्योंकि अगर वो अच्छा से फोटो खिंचवाएगा, अच्छा बिहेवियर करेगा कि रील हमारा ठीक बने, वही अगर इसका मतलब उसको तो पता है कि ठीक किसको बोलते हैं, रियल लाइफ को अगर वो रियल लाइफ बना ले, तो रील को रियल में अगर कन्वर्ट कर ले तो उसकी जिंदगी फिर खुशहाल रहेगी। उस तरह वो सीख जाएगा कि हम अच्छा ह्यूमन बीइंग कैसे बने। क्योंकि एक अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर, अच्छा प्रोफेसर ये तो बन जाता है, उसके बाद भी मीडिया में सुनते हैं कई के साथ कई स्ट्रगल होते हैं, कई परेशानी होती है। लेकिन एक बार अगर हम अच्छा ह्यूमन बीइंग बन गए, तब हमारा कोई प्रोफेशन हो और उसका पर्सनल लाइफ हो, ऑफिस प्रोफेशनल लाइफ हो, हर जगह फायदा ही होता है। तो अगर अच्छे ह्यूमन बीइंग के रूप में अपने आप को हम बना लिए, जिसमें फैमिली का, टीचर का, सबका योगदान है, तो अच्छे हम समाज के लिए भी अच्छा बन पाएंगे, अपने लिए भी अच्छा बन पाएंगे, और अपने लाइफ में हमें फिर स्ट्रगल कम करना पड़ेगा। तो अनिल जी, आप एक प्रोफेसर हैं, ठीक है, तो आप जैसे जो न्यू कमर्स हैं आपकी फील्ड में, जो नई फैकल्टी हैं, जो अभी भी समझिए कि नए अपॉइंट हुए हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इसके लिए हम लोग जैसे लेक्चर देते हैं, ओरिएंटेशन प्रोग्राम और रिफ्रेशर कोर्स वगैरह होते रहते हैं। जो नए जो रिक्रूटमेंट होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसमें भी यही होता है कि वो तो खुद नए होते हैं, कल तक वो स्टूडेंट थे, आज वो बन गए, टीचिंग प्रोफेशन में आ गए। उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि एक तो सबसे बड़ी जो गड़बड़ है कि बच्चा हमसे सीख लेगा तो हमसे आगे बढ़ जाएगा, इसमें नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली तो आप उसके गुरु हैं, तो उसमें ट्रेडिशन को अगर गुरु परंपरा छोड़ भी दें तो प्रोफेशनली भी वो कम जानता है, तभी तो उस साइड बैठा है, आप इस साइड बैठे हैं। हमें इसमें ये एक सीख लेना चाहिए। तैत्तिरीय उपनिषद में एक सिखाया गया है हमें इसी गुरु शिष्य कैसे आगे बढ़ सकते हैं बिना ईर्ष्या द्वेष के। इसके बारे में तैत्तिरीय उपनिषद में एक बहुत अच्छा सीख दिया गया है कि सह न ववतु सह नो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद विषावहै। हमें बिना ईर्ष्या द्वेष के
एक साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर, क्योंकि सबसे पहले टीचर जो है, जैसे मेरे अंडर में जिस दिन, मैं एक स्टूडेंट भी हूँ, जिस दिन मेरे अंडर का वो स्टूडेंट मर जाएगा, मेरा एकेडमिक डेथ उसी दिन हो जाएगा। मैं सैलरी लेता रहूंगा, बाकी प्रोफेशन चलता रहेगा, कागज चलता रहेगा, लेकिन मेरे अंदर का स्टूडेंट कभी नहीं मरना चाहिए। ये हर टीचर को समझना चाहिए कि आप पहले एक स्टूडेंट हैं, रहना चाहिए। जी, स्टूडेंट सिर्फ बनी रहे तभी तक आप टीचर बन पाते हैं। तो अपने स्टूडेंट को हम उस रूप में तैयार करें जिसको इम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, कि हम ये सोच रहे कि कल तक तो मैं भी ऐसा ही था। जैसे आज हम बताएं आपको, हमें अपने स्टूडेंट को सिखाते हैं, अगर कोई हमारी यूनिवर्सिटी पूरी इंग्लिश मीडियम है और हिंदी मीडियम के बच्चे आते हैं, तो उनको अपना एग्जाम्पल ही देते हैं। हम भी याद करते हैं कि हम जब JNU गए थे तो हमारा क्या हाल था। इम्पैथेटिकली हम समझते हैं कि ये बच्चा अभी कल तक हिंदी मीडियम से था, आज अभी इंग्लिश मीडियम में आएगा, उसको भी इम्पैथेटिकली अंडरस्टैंड करके हमें उसको मोटिवेट करके सिखाना होगा ना, कि तुम भी कर लोगे, अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। जी जी जी। तो ये सब एक शिक्षक को, इससे आत्मसंतुष्टि भी होती है और उसका भी भला होगा, और तभी हम समाज के लिए कुछ अपना कंट्रीब्यूट, अदरवाइज सैलरी तो हम लेते रहेंगे, बाकी सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन राष्ट्र निर्माण में जो हमारी भूमिका है, और अभी भी समाज में गुरु का महत्व बहुत अच्छा दिया गया है, उसको हमें मेंटेन करना। जो एक रिलेशन है ना, जी जी, बहुत ही अद्भुत है, अद्वितीय है। जी जी, वैसा कोई नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमें अपनी ओर से भी कुछ करना चाहिए। तो यंग जो टीचर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनको ये सब ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वो महत्व जो है समाज में बनी रहे। इसके लिए बहुत हमें संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत हमें त्याग करना पड़ेगा, बहुत एम्पैथेटिकली हमें सीखना पड़ेगा। इस पर भी उनको ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आजकल के समावेश में आपके हिसाब से शिक्षा की जो व्यवहारिक जीवन में जो प्रासंगिकता है, उसके बारे में, उस पर थोड़ा सा रोशनी डालेंगे कि कितना यूजफुल है, क्या है? देखिए, व्यावहारिक जीवन में हम जैसे पहले बताया कि हम ये नहीं समझ लेना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं तो सिर्फ इससे हमें ये नौकरी मिलेगी, इतना पैसा कमाएंगे, वही एक इसका उद्देश्य नहीं है। व्यावहारिक जीवन में अगर हर जगह आप सड़क पर चल रहे हैं तो ड्राइविंग आप अच्छी तरह करेंगे, कूड़ा कचरा आप फेंक रहे हैं तो अच्छी जगह करेंगे, लोगों से आप बात कर रहे हैं, आप में पोलाइटनेस रहेगी, सिंप्लिसिटी रहेगी, ह्यूमिलिटी रहेगी। जब अगर आप पढ़ लिख लेंगे, इसका मतलब आप में समझ में होगा। सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि लोग समझते हैं कि हम मुझसे ज्यादा कोई जानता ही नहीं है। जितनी और नम्रता जो है, इससे बड़ा सद्गुण कुछ नहीं है। जितना आप ज्यादा पढ़ लेंगे उतना ज्यादा आप नम्र बने, और जहाँ अगर आप नम्र बने, जहाँ आप जान गए कि नहीं मैं ही सब कुछ नहीं जानता हूँ, दूसरा भी वो जानता है, जितना ज्यादा फल लगता है जी। तो ये अगर हम समझ लिए तो इसमें व्यावहारिक जीवन में जहाँ जहाँ आप जाएंगे, आप अगर परफेक्ट हैं, आप में ऑनेस्टी है, आप में डेडिकेशन है, तो जिस फील्ड में आप जाएंगे, और अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छे हैं तो आपका जो पर्सनल लाइफ है वो भी बहुत अच्छा होगा। ऐसा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग नहीं रहता है हमारे पर्सनैलिटी में कि आप ऑफिस गए, बाहर गए, बहुत गुस्सा हो गए, बहुत वो बन गए, घर आते ही अच्छे हो गए, ऐसा नहीं होगा। तो वहां अगर आप ऐसा अच्छे बने रहेंगे तो आपका पर्सनल लाइफ भी अच्छा रहेगा, आपका स्पोर्ट्स के साथ आपका रिलेशन भी अच्छा रहेगा, बच्चे के साथ भी अच्छा रहेगा, तो इससे और समाज में भी आपका एक दूसरे से संबंध जो अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल जो एजुकेशन है उसका असली उपयोग तो आपके पर्सनल लाइफ में ही है। लोग समझते हैं कि प्रोफेशन में है या बाकी जगह है, हम इतना इसे अर्न कर रहे हैं, लेकिन मेन ये है कि आपकी मानसिकता जो बदल रही है, जो मानसिक आप क्या सोचते हैं, आपकी सोच कैसी है, समाज में किस रूप में आपको लोग ले रहे हैं, आप एक दूसरे को कैसा मदद कर पा रहे हैं। क्योंकि आज के डेट में त्याग, समर्पण, ये सब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो ये कम ना होने दे, जितना आप त्याग कीजिएगा उतना ज्यादा ही तो मिलेगा आपको। खास करके हम लोग तो शिक्षा क्षेत्र से हैं, इसमें कहा जाता है आजकल तो मटेरियलिस्टिक वर्ड की प्रधानता हो गई है, लक्ष्मी जिसकी देवी मानी जाती हैं। तो लक्ष्मी और सरस्वती में एक मूलभूत अंतर बताया गया है कि लक्ष्मी के बारे में कहा जाता है जितना आप संचय कीजिएगा उतना आपका बढ़ेगा। तो जैसे मेरे पास 200 रुपया है, मैं आपको दे दूं तो मेरा 200 चला गया, आपका भले ही बढ़ गया, तो मैं रख लूंगा 200 तो मेरे पास हो जाएगा। तो लक्ष्मी को जितना संचय कीजिए उतना आपका बढ़ेगा, लेकिन सरस्वती को जितना बांटिए उतना आपका बढ़ेगा, जितना बांटिए उतना बढ़ेगा आपको। तो हम ये समझ रहे हैं अगर आपके पास ज्ञान है, भगवान ने आपको वो मौका दिया है, इतने बड़ी दुनिया में कितने लोगों को इतना मौका देते हैं जो वो कुछ दूसरों के लिए कर पाए। सामान्य रूप से आप कर नहीं पाएंगे हमेशा किसी के लिए। अगर आपको कुछ मौका मिला है तो और आपके
आपके पास वो ज्ञान है, उसको अगर आप यूज कर पाएंगे तो वो अच्छा हो सकता है समाज के लिए भी। जैसे आपका अभी का जो पॉडकास्ट है आपका, ये बर्निंग एग्जांपल है कि आपके पास ये आप समझते हैं कि हम एक क्षमता है, तो मैं एक मेडिकल फील्ड छोड़ के समाज कल्याण के लिए भी, समाज में जागरूकता लाने के लिए भी, लोगों में जो विषमताएं हैं उसको दूर करने के लिए भी कई कई तरह के लोगों को बुला के आप जो उसको मोटिवेट करते हैं, जिससे वो भी जान पाए कि हम लोग जो हम भी कुछ कर सकते हैं। जैसे लोग पढ़ते हैं, कई कंप्यूटर मैगजीन में रहता है कि वो उसका अचीवमेंट पढ़ता है तो जानता है, तो आपके पॉडकास्ट के थ्रू वो जान पाएगा, तो आम आदमी भी जानेगा कि वो कर पाया तो हम भी कर पाए। तो आपने इसको इस फील्ड में भी यूज किया। अगर आप यही समझ सकते हैं मैं मेडिकल फील्ड की हूँ, मैं डेंटिस्ट हूँ, तो मैं उसी फील्ड में वो भी आप कर सकती थी। इसी तरह दूसरे के पास भी मौका मिलता है। अंतर इतना है कि वो भी ये सीख ले कि हम भी कर सकते हैं कुछ दूसरों के लिए करना। इसीलिए कहा जाता है कि ये कुछ पाने में हमें बहुत खुशी होती है, कुछ मिल जाता है ना तो बहुत खुशी होती है, लेकिन कहा जाता है कि जो हमें लेने में जो खुशी होती है, किसी को देने में ज्यादा खुशी होती है। किसी की खुशी चेहरे पर अगर आप खुशी ले पाते हैं तो वो ज्यादा आपको आत्मसंतुष्टि मिलती है। तो यही व्यावहारिक उपयोग यही है शिक्षा का, कि हम दूसरों के लिए कुछ कर पाए। और पैसा तो सब कमा ही लेता है, सब चला ही लेता है, तो हम दूसरों के लिए क्या कर पाए, इसका महत्व हम जान पाए तो वो ज्यादा अच्छा माना जाता है समाज के। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल सिंह जी आपसे मिलके, और आपने इतनी ज्ञानवर्धक बातें कही हैं, बहुत ही अच्छा लगा हमें आपसे मिलके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्रोग्राम आने के लिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का शो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।